लोग पढ़े थे, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, नॉर्मलिटी पढ़ रहे थे, नॉर्मलिटी पढ़ लिया गया था। लास्ट में जो लोग पढ़े थे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर हैविंग बोथ एसिड एंड बेस। यहां पर आपको फार्मूला बता दिया गया था और क्वेश्चन भी करा दिया गया था। क्या फार्मूला था? नॉर्मलिटी, यहां पर एन ए वी ए माइनस एन बी वी बी, यहां पर वी ए प्लस वी बी, ये फार्मूला बताया गया था, लास्ट का फार्मूला था कल का, और इस पर क्वेश्चन भी करा दिया गया था। अब आज देखिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, आज अपनी जो हेडिंग होगी नॉर्मलिटी ऑफ आयन, नॉर्मलिटी ऑफ आयन। तो आज अगर आपको किसी आयन की नॉर्मलिटी देखना है तो आप कैसे नॉर्मलिटी निकालेंगे आयन की? तो यहां पर आप लिखेंगे नॉर्मलिटी ऑफ कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड की नॉर्मलिटी है वही आयन की हो जाएगी। अभी इसको समझाएंगे भी, अभी समझाएंगे भी। मोलरिटी ऑफ आयन, यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ आयन इनटू मोलरिटी ऑफ कंपाउंड। मोलरिटी ऑफ आयन इक्वल टू जाएगा नंबर ऑफ आयन इनटू मोलरिटी ऑफ कंपाउंड। यहां पर भैया मोलरिटी ऑफ आयन, यहां पर नंबर ऑफ आयन इनटू मोलरिटी ऑफ कंपाउंड। ये आज हम लोग ये तीन चीजें देखेंगे। नॉर्मलिटी ऑफ आयन इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ कंपाउंड, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। मोलरिटी ऑफ आयन अगर निकालना है तो नंबर ऑफ जितने आयन होंगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपाउंड की मोलरिटी को, और मोलरिटी में भी वही होगा, मतलब नंबर ऑफ आयन इनटू मोलरिटी ऑफ कंपाउंड। यहां पर ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान दो। जैसे इस मतलब यहां पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आयन के केस में हम लोग उसकी संख्या से गुणा नहीं किए हैं, आयन के केस में उसकी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, जबकि मतलब नॉर्मलिटी के केस में, जबकि मोलरिटी और मोलरिटी के केस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका कारण देखिएगा क्यों, इधर देखना। यहां पर कल एक एग्जांपल आपको दिए थे, यहां पर जैसे हम लोग 2a लिख रहे हैं, यहां पर 3b लिख रहे हैं, और यहां पर क्या लिख रहे हैं बेटा, A2V3 लिख रहे हैं। मतलब A का 2 मोल जुड़ रहा है, B का 3 मोल जुड़ रहा है, तो A2B3 का 1 मोल बन रहा है। मोल, मोलरिटी ध्यान देना, मोलरिटी और मोलरिटी में हम लोग मोल की बात करेंगे, नॉर्मलिटी में हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट की। ध्यान रखिए बेटा, यहां पर 2 मोल अगर जुड़ता है तो इसका 1 मोल बनेगा। कितना बनेगा? 1 मोल। मतलब अगर इसकी मोलरिटी 1 हो तो इसकी मोलरिटी कितना होगी? 2 होगी। इसकी मोलरिटी कितना होगी? इसकी मोलरिटी कितना होगी? 3। भाई मोल की जगह पर मोलरिटी कहा गया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मोलरिटी बदल जाएगा ना भाई। मोल को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो तो मोलरिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो मान लो सबको, सबके मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, सभी किस में बदल गया? मोलरिटी में बदल गया। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, 1 मोल है, मतलब मोलरिटी अगर 1 है तो इसकी मोलरिटी कितना हो गई? 2। इसकी मोलरिटी कितना हो गई? 3। तो अगर आपसे A2B3 की मोलरिटी दिया गया है और A की मोलरिटी पूछ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे? ये तो दिखेगा नहीं, ऐसे रिएक्शन लिख के तो देगा नहीं, दिया तो ऐसे रहेगा। तब आप क्या करेंगे? इसको तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। मतलब 2A ट्रिपल प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3B डबल माइनस। इस 4 से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, मतलब हमें इस संख्या से है, इस संख्या से।
किसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका 1 मोल है तो यहां पर अब इसकी मोलरिटी हमें निकालना है, तो यहां पर इसकी संख्या कितनी हो गई? 2 से इसके मोल को मतलब मोलरिटी को लोग क्या कर दिए? गुणा कर दिए, तो 2m आ गया। यहां पर कितना आ गया? 3 से इसकी मोलरिटी को गुणा कर दिए तो क्या आ गया? 3m आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन कल ही आपको बताए थे जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके मिलीग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट सेम मात्रा में होंगे। जैसे यहां पर A का भले 2 मोल लिखा गया है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि A का 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब B यहां भले 3 लिखा गया है, B का भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा। और अगर ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किया है, ये भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किया है, तो इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा। तो अगर सबका 2 ही ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, यहां पर 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका मतलब यहां पर नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? 2। इसका भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा, इसका मतलब यहां पर भी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? 2। इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा, इसका मतलब इसकी भी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? 2। तो जो कंपाउंड की नॉर्मलिटी होगी वही क्या हो जाएगी? आयन की भी नॉर्मलिटी आएगी। तो जब आपसे कहा जाए किसी आयन की नॉर्मलिटी मतलब बताओ किसी भी कंपाउंड में, तो जो कंपाउंड की नॉर्मलिटी है वही उठा के आप क्या करेंगे? आयन की नॉर्मलिटी बोल देंगे। लेकिन अगर मोलरिटी या मोलरिटी पूछेगा तो फिर उसके आयनों की संख्या से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिख लें ना। चलो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन find normality of each ion in 0.2 NaCl2 solution। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया फाइंड मोलरिटी ऑफ ईच आयन in 0.2 BaCl2 solution। BaCl2 solution। तो यहां पर पहला पार्ट अगर मैं सॉल्व करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? A नॉर्मल। यहां पर ध्यान दो BaCl2 है भैया, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बेरियम डबल प्लस और 2Cl माइनस। ध्यान दो इस लेक्चर पे या कल जब मैं पढ़ाने आया तो कुछ बच्चे नए दिख रहे थे। इसके पहले मैं इस चैप्टर की बहुत सारी बेसिक चीजों को कई बार बताया हूं, फिर एक बार आपको बता दे रहा हूं। जब किसी कंपाउंड को आप तोड़ते हो, जैसे मान लो A2B3 लिखा है और इसको तोड़ना है, डिसोसिएट करना है, तो कैसे करते हैं? जो डिजिट बाद में है उसको आप क्या करेंगे? पहले ले आएंगे। जो दूसरे के बाद में है वो पहले के ऊपर क्या बन जाएगी? चार्ज बन जाएगी। अब बी के बाद में क्या है? 3, तो 3 पहले आ जाएगा। ए के बाद में 2 है तो 2 यहां पर क्या बन जाएगा भैया? चार्ज बन जाएगा। एक और चीज बता दें, जैसे आप कह सकते हो ए ही पॉजिटिव क्यों है, ए पर नेगेटिव क्यों होने लगा? तो जो भी पहले लिखा जाएगा वो पॉजिटिव होगा, जो बाद में लिखा जाएगा वो क्या होगा? भले ए और बी के बारे में हमें मालूम है या नहीं है, लेकिन जो पहले लिखा गया है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, जो बाद में लिखा गया है वो क्या बेटा? नेगेटिव। तो उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दो, बेरियम क्लोराइड को तोड़ दिया, बी के बाद में 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। Cl के बाद में 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस, Cl के बाद में 2 है तो यहाँ पर 2 माइनस, सॉरी 2 आ गया पहले, और यहाँ पर 1 बेरियम है तो यहाँ पर 1 माइनस हो गया। अब यहाँ पर N बेरियम डबल प्लस बराबर क्या हो जाएगा? NVaCl2। ये तो लिखे हो नॉर्मलिटी ऑफ आयन ऊपर चला गया है इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ कंपाउंड, तो मतलब बेरियम की आयन बराबर बेरियम क्लोराइड की नॉर्मलिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 0.2 N। यहां पर NCl माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? NVaCl2। तो क्या लिखो बेटा? 0.2 N। तो मतलब बेरियम आयन की भी नॉर्मलिटी कितना है? बेरियम आयन की नॉर्मलिटी कितना है? 0.2 N। और क्लोराइड आयन की भी नॉर्मलिटी कितना है? 0.2 N। मोलरिटी में बात करना है तो यहां पर आयन तोड़ लिए तो इसलिए फिर से नहीं तोड़ रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका पार्ट बी अगर हम लोग लिख रहे हैं तो मोलरिटी ऑफ बेरियम डबल प्लस क्या लिखें? नंबर ऑफ बेरियम डबल प्लस
इंटू मोलरिटी ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो यहां पर बेरियम के आयन की संख्या कितना बेटा, 1, और कंपाउंड की मोलरिटी कितना है 0.2, तो यहां पर 0.2 बेरियम डबल प्लस हो जाएगा। और यहां पर दूसरा बेटा MCl माइनस कितना भैया, नंबर ऑफ Cl माइनस यहां पर इंटू MbACl2, तो कितना भैया Cl की संख्या कितनी है 2, और कंपाउंड की मोलरिटी कितना है 0.2, दैट इज 0.4 Cl माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये था नॉर्मलिटी ऑफ आयन, मोलरिटी ऑफ आयन। उसी तरह से मोलरिटी ऑफ कंपाउंड भी निकालेंगे, सेम वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहां पर अगला, यहां पर भैया एक और है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होगा, तो बहुत छोटा सा रिलेशन है, ये आपके काम आएगा और कई बार भी इसका यूज किया जाएगा आगे के भी चैप्टर्स में। यहां पर कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। स्मॉल n अगर आपसे कहा जाए क्या है, व्हाट इज स्मॉल m, तो आप कहेंगे बैलेंसी फैक्टर है। बैलेंसी फैक्टर हमें लगता है 3-4 बार इसके पहले बताया जा चुका है। N फॉर एसिड, एसिड के लिए क्या बोलेंगे बैलेंसी फैक्टर, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है भैया, किसी भी एसिड से जितने H+ आप निकाल सकते हो वही उसकी क्या हो जाएगी बेसिसिटी। जितने H दिखते हैं उतने निकल जाते हैं, मतलब जितने H दिख रहे हैं वही बेसिसिटी होती है। कहां कहां पे बेसिसिटी एक्सेप्शन बताए थे, फास्फोरस के एसिड में, ध्यान रखिएगा फास्फोरस के एसिड में यहां पर अगर आपसे कहा जाए बेसिसिटी कितना है, तो ध्यान रखिएगा फास्फोरस अगर अकेला है तो जितने ऑक्सीजन है उससे 1 बेसिसिटी कम हो जाएगी। कितना ऑक्सीजन है 4, बेसिसिटी कितना हो गई 3। यहां पर भैया बेसिसिटी कितना हो जाएगी 2, यहां पर बेसिसिटी कितना हो जाएगी 1। जितना अगर अकेला फास्फोरस है तो जितने ऑक्सीजन है उससे 1 H कम निकलेगा। 4 ऑक्सीजन है तो 3 निकल जाएगा, 3 दिख भी रहा है, तो इसका मतलब एक्सेप्शन ये दोनों हुए। यहाँ दिख रहा है 3 निकलेगा 2, दिख रहा है 2 निकलेगा 1, दिख रहा है 3 निकलेगा 1। और 2 एक्सेप्शन पढ़ाए थे H3BO3 में, H3BO3 में पढ़ाया गया था। यहां पर भी बेसिसिटी 1 होगी और H4P2O5 में बेसिसिटी 2 होगी। ये इतना एक्सेप्शन आपको पढ़ाए गए थे, बाकी आप जितने H देखेंगे वो निकाल देंगे, जितने H देखेंगे बाकी जगह पे निकाल देंगे। केमिकल बॉन्ड पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सब एक्सप्लेन भी करेंगे, शायद किए भी रहे हो पहले, और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपसे कहा जाए कि N क्या है, तो आप कहेंगे एसिड के लिए बेसिसिटी है। बेसिसिटी क्या होता है, किसी भी एसिड से जितने H दिखते हैं निकलते हैं वो क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। जितने H दिखते हैं वो निकल भी जाते हैं। ये कुछ एसिड है जहां पे नहीं निकलते, हालांकि यहाँ तो निकल जाता है। ये 4 ऐसे हैं जहां पर एक्सेप्शन है, तो इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पर N फॉर बेस क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होगा, एसिडिटी का मतलब जितने OH आप रिप्लेस कर सको। OH के केस में जो दिखेंगे वो निकल भी जाएंगे, बेस के केस में जितने OH दिखेंगे वो निकल जाएंगे, वहां पर एक्सेप्शन नहीं है। N फॉर साल्ट, साल्ट के लिए भैया टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अभी जैसे यहां पर BaCl2 लिखा भी गया है, ये साल्ट है, देख लेना BaCl2 लिखा भी गया है, क्या है साल्ट है। इसके लिए अगर आपसे बैलेंसिंग फैक्टर पूछा जाए या N फैक्टर पूछा जाए, तो यहाँ चार्ज तो कुछ दिख नहीं रहा है, तोड़ के देखेंगे, तोड़ा गया तो यहाँ पर कितना प्लस आया 2, माइनस कितना आया बेटा 1, लेकिन 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 2। तोड़ने पर यहाँ पर -1 दिख रहा है, लेकिन चूंकि 2 से गुणा किया गया तो टोटल निगेटिव कितना हो गया 2।
तो आप चाहे टोटल पॉजिटिव काउंट कर लो चाहे टोटल नेगेटिव। N फॉर आयन, N फॉर आयन, तो चार्ज ऑन इट, किसी आयन पर जो चार्ज है, जैसे यहां पर ध्यान दो, यहां पर SO4 डबल माइनस ले रहे हैं। अब अगर आपसे कहा SO4 डबल माइनस के लिए N फैक्टर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 2। PO4 ट्रिपल माइनस के लिए N फैक्टर क्या होगा 3। तो किसी आयन के लिए अगर पूछा जाए बैलेंसिंग फैक्टर उसका क्या है या N फैक्टर क्या है, तो जितने चार्ज दिख रहे हैं वही क्या हो जाएगा N फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। और N फॉर ऑक्सीडाइजिंग आर रिड्यूसिंग एजेंट, N फॉर ऑक्सीडाइजिंग आर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ध्यान देना बेटा, इसको अभी जब आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया जाएगा तो वहां पर ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा। अभी आप केवल याद रखेंगे किसके लिए, KMnO4 के लिए और K2Cr2O7 के लिए। यहां पर N बराबर 5, N बराबर 1, N बराबर 3। 5 कहां पर, एसिडिक मीडियम में, 1 कहां पर, बेसिक मीडियम में, और 3 कहां पर बेटा, न्यूट्रल मीडियम में। K2Cr2O7 के लिए N फैक्टर क्या होगा 6, कहां पर, एसिडिक मीडियम में, कहां पर भैया, एसिडिक मीडियम में। न्यूट्रल में, सॉरी बेसिक मीडियम में इसका N फैक्टर नहीं होता, बेसिक मीडियम में इसके ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं आता है, इसलिए बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट मास नहीं निकालते या इसका N फैक्टर नहीं निकालते। इसको लिख लो, फिर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं, फिर आगे बढ़ें। हाँ, H3BO3 3 बार आया, एक बार जेई में 2 बार आया है। जेई में पहली बार आया था कि इसकी बेसिसिटी एक मतलब कितना होती है, तो आंसर है 1। दूसरी बार आया था 1 कैसे होती है ये भी एक्सप्लेन किया था। और एक बार ये छत्तीसगढ़ PMT में आया था जब अलग अलग एग्जाम होते थे कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट H3BO3, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि इट इज वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। ध्यान रखिएगा, बाकी सभी आर्सेनियस एसिड हैं, ये लुईस एसिड है, मतलब ऐसा एसिड है जो H+ नहीं देता, ऐसा एसिड है जो H+ नहीं देता। रिमूव करें इसको भैया, तो देख ही लो, हालांकि एक्सप्लेन किए थे, ध्यान देना। ये बी, यहां पर ये H3BO3 का स्ट्रक्चर है, ये ध्यान देना। यहां पर इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयर किया, कितना हो गया 6। ये वाटर में जब इसको डालोगे तो वाटर के लोन पेयर को ले लेगा, लोन पेयर लेने वाले को लुईस एसिड कहते हैं, लोन पेयर लेने वाले क्या कहते हैं, लुईस एसिड। तो ये मतलब पुनः के लोन पेयर ले लेगा, मतलब OH- को खींच लेगा। यहाँ कितने OH दिख रहे हैं, 1 2 ये 3 और एक OH और आ गया, तो अब कितने OH हो गए 4, और यहाँ पर एक माइनस आ गया, यहाँ पर H+ आ गया। जेई में जब दूसरी बार पूछा गया था तो ये पूछा गया था हाउ इट्स बेसिसिटी इज 1, इसकी बेसिसिटी 1 कैसे होगी। आप तो रट लिए 1 है, ठीक है, लेकिन 1 कैसे आप बताओ, तो 1 इस तरह से है। और जब छत्तीसगढ़ PMT में पूछा गया था, मतलब नीट जब अलग अलग होता था तब पूछा गया था व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट H3BO3, तब कौन सा स्टेटमेंट सही है, इट इज वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। मोनोबेसिक क्यों, चूंकि एक H+ जनरेट हो जा रहा है। लुईस एसिड क्यों, चूंकि ये लोन पेयर ले रहा है, लोन पेयर लेने वाले क्या कहेंगे, लुईस एसिड। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ ईच, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ ईच। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन। क्यों नहीं चल रहा है जी, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन।
इन सबकी नॉर्मलिटी फाइंड करना है। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन। तो हमें लगता है कि अब तो आप सभी लोग बता लोगे भैया। पहले में क्या आएगा, यहां पर n इक्वल टू स्मॉल n, यहां पर कैपिटल M। कितना बेटा, यहां पर कितने निकलने वाले हैं, ऑप्शन कितने दिख रहा है, 3, तो निकलेगा 2 और 0.2 दैट इज 0.4n। यहां पर दूसरे में बेटा फार्मूला तो आपका वही है, कितने OH निकलेंगे जितने दिख रहे हैं, 3.2 दैट इज 0.6n। सी में n कैपिटल M। अब इसको तोड़ना है, देख लो जैसा बताया थे, Al2SO4 होल थ्राइस है ना ये, तो एल्युमिनियम के बाद में कितना है, 2, और SO4 के बाद में कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा। SO4 के बाद में 3 है तो 3 पहले आ जाएगा और 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये 2 3 जा क्या हो गया, 6। वैसे हम आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप उसका गलत कर बैठो, यहाँ 2 3 जा 6 ऐसे भी कर सकते हो, तोड़ के देखने की जरूरत नहीं, 2 3 जा 6। लेकिन कई बार ऐसा आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो जल्द भी कर जाओगे, इसलिए हमने वैसा नहीं बताया। यहां पर ध्यान देना बेटा, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0.2 1.2n। आगे क्या बेटा, डी में n, यहां पर स्मॉल n, यहां पर कैपिटल M। अब बोलो, तो यहां पर 2 इंटू 0.2 दैट इज 0.4n। आगे बेटा ई में यहां पर स्मॉल n क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम लिए हो, 5 इंटू 0.2 दैट इज 1.0n। तो अब तो हमें लगता है कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी अगर रिलेट करना है तो आप बता सकते हो कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होगा, या कोई मोलरिटी दिया गया है तो आप उसकी नॉर्मलिटी निकाल सकते हो। लिख लेना, बताना फिर भैया, चले आगे। चलो यहां पर नोट करके H+ आयन कंसंट्रेशन अगर पूछा जाए तो ये नॉर्मलिटी हो जाएगा। H+ आयन कंसंट्रेशन पूछा जाए तो ये नॉर्मलिटी इंटू अल्फा हो जाएगा। H+ आयन कंसंट्रेशन पूछा जाए तो C इंटू अल्फा हो जाएगा। H+ आयन कंसंट्रेशन पूछा जाए तो यहां पर Ka इंटू C होल का रूप हो जाएगा। कई बार ध्यान रखे, यहां पर नॉर्मलिटी इक्वल टू H+ आयन कंसंट्रेशन, हम पिछले लेक्चर से नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं, बात सुने ना। कई बार आपको मिक्सचर की, एबी जैसे कल मिक्सचर की नॉर्मलिटी पढ़ाए थे, तो वहां पर मिक्सचर ऑफ एसिड लिया गया था, मिक्सचर ऑफ बेस लिया गया था ना, एसिड एंड बेस। तो एक बार सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था कि व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ, सॉरी, व्हाट इज H+ आयन इन कंसंट्रेशन इन गिवन मिक्सचर। गिवन मिक्सचर में H+ आयन कंसंट्रेशन क्या है, और ध्यान दो, अभी करा देंगे उस क्वेश्चन को। तो ये किसके लिए सही होगा भैया, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये किसके लिए, फॉर वीक एसिड, फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड। ये दोनों, यहां पर ध्यान दो, ये भी वीक एसिड है, लेकिन यहां पर मोनोबेसिक वर्ड जो दिया गया, मतलब ये तभी सही होगा जब ये एक H+ जनरेट करे।
और ये H प्लस कितना जनरेट कर रहा है, इससे मतलब वीक होना चाहिए। यहां पर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। सिमिलरली OH माइनस कंसंट्रेशन, बोलो बेटा, नॉर्मलिटी, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी इनटू अल्फा, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा या C अल्फा, OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू Kv इंटू C होल का रूट। ये फॉर स्ट्रांग बेस, यहां पर फॉर वीक बेस फॉर वीक मोनोएसिडिक बेस, फॉर वीक मोनोएसिडिक बेस। तो वीक मोनोएसिडिक बेस के लिए होगा बेटा। बाकी सब यहां जान ही रहे हो, जो यहां लिखा गया वही यहां पर भी है। Kb क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका एग्जैक्ट डाटा तो नहीं याद है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही था। What is H plus ion concentration in given mixture? ऐसे ही था। अब यहां पर आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन बताना है, तो कुल मिला के सीधे सीधे कह लो कि आपको मिक्सचर की क्या बताना है, नॉर्मलिटी। तो यहां पर आप क्या लिखने चल रहे हो, H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या भैया, नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी आप मिक्सचर क्या लिखे थे, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 10 पावर माइनस 2 इंटू 100। यहां पर कितना बेटा, 10 पावर माइनस 3 इंटू 200। यहां पर भैया 10 पावर माइनस 3 इंटू 300। यहां पर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 200 प्लस 300 यहां पर हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हट जाएगी माइनस ना, तो 1 आ जाएगा। यहां पर कितना भैया, 0.2, 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि -3 है, 0.2। और यहाँ पर कितना बेटा, यहाँ पर भी 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 600। टोटल कितना हो गया, 600। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 0.2 0.3 0.5 1.5 बटे 600 ये आ जाएगा। इसको और आगे सॉल्व कर लेना भाई, 1 जीरो दशमलव हटाओगे 15 बटे कितना आ जाएगा, 6000। तो यहाँ 40 आ गया, 1 बटे 400।
1/400। तो इसको आगे सॉल्व कर लेना है ना, इतना आ जाएगा 2 गुणे, हाँ ये आ जाएगा। फाइंड H+ आयन कंसंट्रेशन in 0.2 m CH3COOH solution if it dissociate 20%। तो ध्यान दो बेटा, ये CH3COOH क्या है, बीक एसिड है, जिसमें भी COOH आ जाएगा वो बीक एसिड होगा। तो बीक एसिड में H+ आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, दो फार्मूला था, C अल्फा वाला, C का मतलब मोलरिटी, तो मोलरिटी कितना है 0.2 m, और अल्फा कितना है 20%। अल्फा नहीं है, अल्फा का मतलब था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री का मतलब 1 में कितना है, तो 100 में 20 है, तो 1 में कितना होगा 20/100, 1 कट जाएगा, 0.2 गुणे 0.2 0.04, ये आ जाएगा H+ आयन कंसंट्रेशन। तो ये मोल पर लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। फाइंड H+ आयन कंसंट्रेशन इन 0.1 m CH3COOH सॉल्यूशन। ब्रैकेट में दिया है Ka 1.8 × 10⁻⁻5। क्या दिया भैया, ध्यान देना, इसका Ka होता भी इतना है, इतना होता ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने जानबूझ के दिया है, चूंकि उतना होता है, और जब दिया जाता है तो वही दिया भी जाता है, Ka × C, मतलब मोस्टली आप समझ लो यही क्वेश्चन डाटा ही रहता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा भैया 1.8 गुणे 10⁻⁵, यहां पर 0.1, तो ये हो जाएगा 1.8 गुणे 10⁻⁶। रूट निकालेंगे तो यहां पर 1.8 का रूट या तो आप निकाल पाते हो और या तो याद रखो, ठीक है, नहीं तो हम यहां पर 4 भी बोल देते, तो 4 का रूट आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है, 9 बोल देते हैं जिसका रूट निकाला जा सकता है, लेकिन उसका होता ही उतना है और दिया भी जाएगा तो वही दिया जाएगा। तो बेटर ये है कि आप इसको क्या करिएगा 1.8 का रूट याद रखिएगा, 1.34, जैसे आपको वहां निकालने की नौबत ना आए। तो आज हम लोगों ने नॉर्मलिटी पढ़ा और कंप्लीटली पढ़ लिया। किसी कोई डाउट हो तो आप में बता सकते हो भैया। रिमूव कर दिया जाए, रिमूव करें। फैक्टर अफेक्टिंग नॉर्मलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग नॉर्मलिटी, यहां पर ध्यान देना, नॉर्मलिटी का फार्मूला है W/E × 1000/V, ये फार्मूला होता है बेटा। तो नॉर्मलिटी यहां पर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नॉर्मलिटी घट जाएगी। वॉल्यूम बढ़ाने को डाइल्यूट करना बोलते हैं, मतलब डाइल्यूट करेंगे तो नॉर्मलिटी घट जाएगी। एक और गैसियस स्टेट आपके यहाँ एक चैप्टर होता था, वहां पे पढ़ाया जाता था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी क्या होगी घटेगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। यहाँ पर उसी सिलेबस उसी चैप्टर में एक और फार्मूला था बॉयल्स लॉ, जहां पर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हम लोग पढ़ा करते थे। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, नॉर्मलिटी क्या होगी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जो होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी जानते रहेगा। ओके भैया, तो नॉर्मलिटी हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे पूछेंगे बताइएगा, सब नहीं बोलिएगा। कल चाय का काफी कुछ एग्जाम्पल लिया गया था।
फिर आज लेते हैं, अच्छी लगती है। चाय पीने के लिए दिया जाए, आपको दो तरीका फॉलो किया गया, एक बनाया गया तुरंत दे दिया गया, और एक दूसरा तरीका है वही चाय दूसरी नहीं है, बनाई गई और पीने के लिए दी गई तब, जबकि वो ठंडी हो चुकी थी। किस बार चाय ज्यादा मीठी होगी? आप या दोनों बराबर मीठी होंगी? दोनों बराबर मीठी होंगी। जब बाद में पिएंगे। आप दोनों बराबर। आप बेटा, आप इक्वल, बैठ जाओ। आप भैया इक्वल होगी। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट का पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का कोई मतलब रह गया? जब टेम्परेचर कम हो गया है तो कंसंट्रेशन बढ़ गया है, इसका मतलब स्वीटनेस क्या है? बढ़ गई है। कभी आप लोग घर पे ऑब्जर्व करिए, सब्जी वगैरह जो घर पे बनती है, स्पेशली लिक्विड वाली सब्जी, अगर वही सब्जी में 2 बार खाने को मिल जाए, शुरुआत में खाएं और बाद में शाम तक खाएं या दोपहर में, तो हमें लगता है कि जब बाद में खाते तो हल्का सा नमक कुछ ज्यादा फील होता है। ऑब्जर्व किया आप लोग कि नहीं? बस भूख लगी खा लिए, कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? बाद में वो बहुत माइन्यूट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बाद में ही है। ठीक है, तो ये क्या है? टेम्परेचर के इनवर्सली पहुंचना है बाद में, चूंकि टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, आगे मोलरिटी। अगली हेडिंग है मोलरिटी। Number of gram moles of solute in 1000 milliliter or in 1 liter solution। ध्यान बेटा, 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सोल्यूट के जितने ग्राम मोल होंगे वे उसकी क्या कहलाएगी? मोलरिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोलरिटी। यूनिट क्या बताओगे? ग्राम मोल पर लीटर। यूनिट क्या बताना पसंद करेंगे? ग्राम मोल पर लीटर। फार्मूला नहीं, अभी मोलर सॉल्यूशन अगर बात किया जाए, मोलर सॉल्यूशन 1 ग्राम मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर में 1 ग्राम मोल सोल्यूट प्रेजेंट है। जिसके 1 लीटर में क्या है? 1 लीटर में 1 ग्राम मोल अगर सोल्यूट है तो उसको क्या कहेंगे? मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय एम, रिप्रेजेंटेड बाई एम, इसको एम से। सेमी मोलर भैया, सेमी मोलर M/2। डिफिनीशन पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 1 ग्राम था, इसी को आधा ग्राम मोल कर दो 1 लीटर में, मतलब यहाँ वैसे सब कुछ वही रहेगा, बस एक डिजिट बदलेगी, 1/2 ग्राम मोल होगा तो सेमी मोलर। यहाँ पर भैया डेसी मोलर M/10, पेंटीमोलर M/5, सेंटीमोलर M/100। M क्या हो जाएगा? 100। कल आपको नॉर्मलिटी पढ़ा रहे, कई बार डेसी नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल ये सब पढ़ा जाता ना, तो जब यहाँ पे आप याद रखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि डेसी मोलर बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, M/10 बोल रहे हैं, पेंटी मोलर बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, M/5 बोल रहे हैं। और लिख लो फिर फार्मूला आगे बताएं।
चले बेटा आगे भैया, रिमूव कर रहे हैं। चलो फार्मूला वही जो नॉर्मलिटी में था, सब कुछ वही, बस जहां पर इक्विवेलेंट बोल रहे थे वहीं पर मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मोलरिटी। अब यहां पर ध्यान दो, सभी लोग ध्यान से देखो, ये ग्राम मोल है ना, आप मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, बस देख लीजिएगा। यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो ये जो ग्राम है किस में बदल जाएगा, मिलीग्राम में, और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो लीटर है किस में बदल जाएगा, मिलीलीटर में। तो कहने का मतलब अभी हमने लिखा था ग्राम मोल अपान वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, तो अगर ऊपर मिलीग्राम मोल करें तो वॉल्यूम नीचे क्या हो जाएगा, मिलीलीटर में। तो इसका मतलब एक नया फार्मूला हमारे लिए आ जाएगा, क्या भैया, यहां पर नंबर ऑफ मिलीग्राम मोल ऑफ सोल्यूट, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यहां पर भैया इधर ध्यान दो, W अपान MW, इसको कई बार पढ़ा चुके हैं। मास अपान मॉलिक्यूलर मास को ग्राम मोल पढ़ते हैं, 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसा ऊपर बता रहे थे। ये ध्यान दो, इतना है ग्राम मोल, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हो मिलीग्राम मोल, और अब यहां पर वॉल्यूम इन क्या ले रहे हो, मिलीलीटर। ये एक अगला फार्मूला हो गया। आपको एक बार, कई बार, 2-3 बार बता चुके, इतने को आप क्या बोलते हैं भैया, W अपान V इंटू 1000 को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब मोलरिटी के लिए अगला जो फार्मूला है वो कंसंट्रेशन अपान मॉलिक्यूलर मास होता है। कंसंट्रेशन क्या पढ़ाया गया था आपको, परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 अपान क्या भैया, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन शर्त है, ये कंसंट्रेशन जो है, परसेंटेशन क्या है, बाई वॉल्यूम अगर दिया है तो, बाई वॉल्यूम या W बाई V दिया है, और बाई मास दिया है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बाई मास के लिए है। बाई मास के लिए मतलब ये क्या है, जो यहाँ पर ये वॉल्यूम था, यहाँ पर देखो अगर यहीं पर W कर दो तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, W बाई W हो जाएगा। तो यहाँ पर W है, हमें करना क्या है, V, क्या करना है, V। तो यहाँ पर W का मतलब क्या होता है, V इंटू D होता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर नीचे D आ जाएगा, D आ जाएगा तो ऊपर भी D ला दो, तो D ऊपर वाला नीचे वाला D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आ जाएगा, ये इतना फार्मूला हो गया। अब इन पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वही क्वेश्चन फिर बोल रहे हैं जो नॉर्मलिटी में बोले थे, वही सेम क्वेश्चन रिपीट मार रहे हैं जो नॉर्मलिटी में था। तो लिखें फटाफट पहला क्वेश्चन, टू ग्राम मोल HCl is present in 5 liter solution. Find molarity. टू ग्राम मोल, देख लो ग्राम मोल, प्रेजेंट इन 5 liter solution, ग्राम मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या हो जाएगा भैया, मोलरिटी इक्वल टू MgM अपान वॉल्यूम इन लीटर। तो कितना, 2/5.4 M। ध्यान दो, MgM का मतलब नंबर ऑफ ग्राम मोल, वही जो फार्मूला लिखे तो लैंग्वेज में वही शॉर्ट में कर दिए। दूसरा 20 मिलीग्राम मोल HCl is present
in 100 milliliter solution, find molarity। तो क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मिलीग्राम मोल, यहां पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर, कितना भैया 2/20/100 0.2 m। थर्ड 1/10 ग्राम मोल ऑफ NaOH is present in 1000 milliliter solution, find molarity, find molarity। यहां पर ध्यान देना बेटा, फाइंड मोलरिटी में यहां पर नंबर ऑफ ग्राम मोल, वॉल्यूम इन लीटर, तो ग्राम मोल कितना है भैया 1/10, यहां पर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया है, तो आप क्या करोगे 1000 मिलीलीटर है, 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/10/1 बराबर कितना आ गया 1/10। पूरे को ऊपर कर दें, अगला 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट in 200 milliliter solution, find molarity। ये ध्यान देना बेटा, ये ध्यान दो, ध्यान से पहले पढ़ो, ये ग्राम के बाद अब की बार आपने मोल नहीं लिखा है, पीछे जितने क्वेश्चन थे ग्राम के बाद मोल आ गया था, ग्राम के बाद मोल या मिलीग्राम मोल आ गया था, यहां पर ग्राम है मतलब मास है, तो मास है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, मास वाला कौन सा W/mW, ये 1000 अपान क्या भैया वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो 9.8 और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 98, तो 1000 यहाँ पर वॉल्यूम कितना भैया 200 है, तो ये नीचे आ जाएगा 10, ये 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा 1/2 m। How many gram of H2C2O4 is required to prepare semi-molar 100 milliliter, semi-molar 100 milliliter solution। ध्यान दो बेटा, ग्राम पूछा गया मतलब यही फार्मूला, W पूछा गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा M = W/mW, 1000 अपान क्या भैया V, सेमी मोलर मतलब 1/2 W पूछा गया, H2C2O4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 × 2 2, कार्बन का 12 × 2 24 और 2 26 और 16 64 26 90, यहाँ पर कितना बेटा 1000, यहाँ पर 200 100, ये 100 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 2 0 1 3 0 कैंसिल हो गया, तो W/9 यहाँ पर 1/2, 2 W बराबर कितना आ गया 9 ग्राम, तो W बराबर 9/2 कितना भैया 4.5 ग्राम। थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि ये लेक्चर हमारा बहुत पहले खत्म हो जाना है, जब तक एक आध चैप्टर और तीसरे चैप्टर पे में होना चाहिए था, अभी पहला नहीं लपेट पाए हैं, हालांकि पूरा न्यूमेरिकल ही है इसलिए उतना बढ़ नहीं पा रहा है, न्यूमेरिकल छोड़ नहीं पा रहे हैं, चैप्टर बढ़ नहीं पा रहा है, आगे बढ़े।
रिमूव कर दे बेटा। चलो ये क्वेश्चन सभी लोग लगाओ तब हम लगाएंगे। फाइंड मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। हैविंग कंसंट्रेशन 1 gram per milliliter। Having concentration 1 gram per milliliter। Having concentration 1 gram per milliliter। तो क्या हो जाएगा बेटा? W कितना है? 1 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 100 पर मिलीलीटर, मतलब 1 मिलीलीटर। यहां पर मोलरिटी W/E 1000 क्या हो जाएगा? V। तो कितना भैया? 1/40। यहां पर MW होगा, सॉरी ये मॉलिक्यूलर मास होगा। यहाँ 1000 क्या हो जाएगा? V। तो 100/4 कितना आ गया? 25 m। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर? ये लगाओ। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर? ये ध्यान दो, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या? अपान मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो मोलरिटी कितना है? 1/2। कंसंट्रेशन पता करना है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 40। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू 1/2 गुणे 40 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 20 ग्राम पर लीटर। अच्छा, ये फार्मूला यहां क्यों नहीं लगाए? यहां पर भी कंसंट्रेशन ध्यान दो, यहां पर ग्राम पर मिलीलीटर में दिया गया है। आप लोग यही ध्यान नहीं देते। ये जो कंसंट्रेशन है ये ग्राम पर लीटर में है। तो अगर ग्राम पर लीटर में दिया गया है या पूछा गया है तभी आप इस फार्मूले को लगाएंगे। मिलीलीटर में है तो या तो आप यहां पर क्या करें, जो 1 मिलीलीटर था इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तब आप सॉल्व करो। अदरवाइज इस तरह से सॉल्व करो। तो दोनों में डिफरेंस जानते रहिएगा, नहीं तो फिर आप लोग गलत कर बैठोगे। अभी तो खैर बता दे रहे हैं, नहीं तो आपको बढ़िया फार्मूला याद ही है। मॉलिक्यूलर मास बराबर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या? मोलरिटी बराबर कंसंट्रेशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो कंसंट्रेशन 1 दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे 1/40 आ जाएगा। बढ़िया मस्त सॉल्व करके आओगे। ऑप्शन में मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा नहीं। जब ये पूछेगा तो दिया भी रहेगा। जब टारगेट करके क्वेश्चन गलत कराते हैं तो उस तरह के ऑप्शन दिए भी रहते हैं, कई बार आपको बताए हैं। ये हो जाएगा बेटा। आगे, व्हाट इज मोलरिटी ऑफ 9% बाई वॉल्यूम H2C2O4 सॉल्यूशन? तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया? बाई वॉल्यूम दिया है, परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 9 इंटू 10, मॉलिक्यूलर मास 90 है, 1 m। व्हाट इज मोलरिटी ऑफ 9.8% W/V H2SO4 सॉल्यूशन? ध्यान दो, यहां पर क्वेश्चन सेम है। यहां पर बाई वॉल्यूम कह दिया ना, यहां पर बाई वॉल्यूम नहीं कहा, उसी को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब वॉल्यूम नीचे कर दिया ना, तो इसको बाई वॉल्यूम ही पढ़ेंगे। 9.8% बाई वॉल्यूम ही पढ़ेंगे।
तो फार्मूला वही आपका रहेगा क्या, मोलरिटी इक्वल टू परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 अपॉन क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास। तो कितना भैया 9.8 इंटू 10, यहाँ पर 98, पूरा सॉल्व करने पर 1 m आ जाएगा। कैपिटल एम है। व्हाट इज मोलरिटी ऑफ 5.3% बाई मास, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। यहां पर ब्रैकेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ध्यान दो, बाई मास कहा है ना, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले या डेंसिटी बोले, दोनों एक ही चीज मानेंगे। तो यहां पर क्या लिखोगे, मोलरिटी इक्वल टू परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10, यहां पर डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा 5.3 इंटू 10, यहां पर 1.5 अपॉन 106। ये 10 से गुणा करेंगे 53/106, मतलब नीचे आ जाएगा 2, तो 1.5/2 बराबर 0.75 m। फाइंड मोलरिटी ऑफ 14.2% W/W सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन D1.2, ये 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे बेटा, परसेंट स्ट्रेंथ 10, यहां पर क्या डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास 14.2 इंटू 10 इंटू 1.2, यहां पर 142, सॉल्व करने पर 1.2 m आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास फोर्स तो आप लोग निकालना जानते होंगे, इतना तो बेसिक बताना नहीं है, ठीक है। परमाणुओं का एटॉमिक मास जोड़ लें, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। रिमूव कर दें भैया, रिमूव करें बेटा भैया। चलो आप लोग नहीं बोलोगे तब भी हो जाएगा रिमूव, मान लेंगे कि आप कह रहे हो। आगे यहां पर फिर से आते हैं मोलरिटी पे, W/mW 1000/V 1000/V। अब ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले को लिखे थे, इसी से आगे बढ़े थे, फिर इसी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों साइड में V से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में V से मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान देना बेटा, W/mW को कहते हैं मोल, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया मिली मोल। तो इसका मतलब ये मिली मोल है, तो ये भी क्या है मिली मोल है। ये नंबर ऑफ मिली मोल है, ग्राम मिली मोल। ये सारे फार्मूले नॉर्मलिटी में लिखे गए थे, नॉर्मलिटी में। यहां पर ध्यान रखिएगा, अब अगर आप एक साइड में m और v लिख रहे हो तो दूसरे साइड में भी m और v लिख दो। दूसरे साइड में बीच से इसको हटा दो, एक को 1 कर दो, दूसरे को 2 कर दो। एक को 1 कर दो, दूसरे को क्या कर दो 2। तो ये फार्मूला लगेगा ओनली फॉर डाइल्यूशन, ओनली फॉर डाइल्यूशन।
हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये फार्मूला केवल डाइल्यूशन के लिए लगेगा। अगर आप कल सभी लोग लगभग थे ही, यहाँ पर ये फार्मूला नॉर्मलिटी में भी लिखे थे ना, बस अंतर क्या था, यहाँ पर MW की जगह पर ई था, और वहां पर 2-3 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे, एक आध होमवर्क दिया गया था, 1-2 सॉल्व किया गया था ना। यहां पर इस पर कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं। कल ऐसा सेम फार्मूला ध्यान रखिए, कंपेरिजन करके भैया पढ़ोगे, याद हो जाएगा और फिर कहीं डाउट नहीं आएगा। कंपेयर नहीं, इसको पढ़े इसको भूल गए, इसको पढ़े इसको भूल गए, तब फिर समस्या आती रहेगी। हम कंपेयर करके ही पढ़ा रहे हैं। यहां पर ध्यान दो बेटा, कल आपने N1 V1 N2 V2 V पढ़ा था ना, और ये फार्मूला आप 3 जगह पे लगाए थे। कहां पे? डाइल्यूशन में, न्यूट्रलाइजेशन में, और कहां पे बेटा? केमिकल रिएक्शन में। अब ध्यान से सुन लीजिए, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, इसको 3 जगह पे यूज कर रहे हैं और इसको केवल एक जगह पे यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कल आपको पढ़ाए थे कि इसको कहते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट, हिंदी में कहेंगे मिलीग्राम तुल्यांक, और इसको आज अभी बता रहे हैं मिलीग्राम मोल कहेंगे। मिली हटा दो दोनों साइड से। मिली कब बोलेंगे? जब ये मिलीलीटर में होगा। अगर ये लीटर में हो जाए तो ग्राम तुल्यांक हो जाएगा, ये लीटर में कर दो ग्राम मोल हो जाएगा। तो मिली बोलो या ना बोलो, बोलना है तो इधर भी बोलना पड़ेगा, इधर भी बोलना पड़ेगा। एक साइड से हटाओगे दूसरे साइड से अपने आप बच जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा, ये क्लियर है, दो से हो ही नहीं सकता। हमारे पास कल भी एग्जाम्पल दिए थे, फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर कहें कि मान लो कोई एसिड है जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया, मान लो एसिड ए है जिसका हमारे पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, आपके पास बेस कितना हो कि दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएं, तो आपका आंसर होगा 10। ना तो एसिड के बारे में बताए ना तो बेस के बारे में बताए। मतलब अगर हमारे पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, तो आपके कोई भी एसिड है, ABCD कोई भी, तो आपके पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस होगा, तभी दोनों पूरा रिएक्ट करेंगे। आपके पास 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस है, हमारे पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, आपका 5 हमारे 5 से रिएक्ट कर जाएगा, आपका खत्म हो गया, हमारा 5 बच गया। अब आप चाह रहे हो हमारा भी खत्म हो जाए, चूंकि आपका खत्म ही हो चुका है, तो आप 5 किसी और से मांग के लाओगे, मतलब आपका 5 प्लस जो आप मांग के लाए हैं 5 बराबर हमारे 10 के हो जाएगा। या आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड था, आपके पास 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस था, आप दूसरे से कितना मांग के लाए कि हमारा पूरा खत्म हो जाए? कितना मांग के लाएंगे? 4। कैसे पता चला? आपका प्लस जो मांग के लाए वो हमारे बराबर होना चाहिए। बात समझ रहे ना? कौन सा एसिड कौन सा बेस कोई नाम ही नहीं लिया गया। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि चाहे जो एसिड चाहे जो बेस या चाहे जो कंपाउंड हो, अगर उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट दोनों के सिमिलर रिएक्ट करेंगे और सिमिलर बनेगा भी। लेकिन मोल में ये चीज नहीं है, मिलीग्राम मोल में ये चीज नहीं है। 1 मिलीग्राम मोल 2 से रिएक्ट कर सकता है, 1 मिलीग्राम मोल 1 से भी रिएक्ट कर सकता है। ध्यान दो, जैसे यहां पर एग्जांपल भी समझ लो, जैसे ये HCl है, ये 1 ग्राम मोल है, ये NaOH के 1 ग्राम मोल से रिएक्ट कर रहा है। ध्यान दो, ये क्या बन गया? NaCl। दोनों का 1 ग्राम मोल भी है, 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट भी है। लेकिन यहां पर अगर आप H2SO4 ले लो, दूसरा एसिड हो गया, यहां पर 2 मोल NaOH लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा Na2SO4। इसका 1 ग्राम मोल, इसका 2 ग्राम मोल। ध्यान रखिए, इसका 1 ग्राम मोल, इसका 2 ग्राम मोल। लेकिन इसका 2 ग्राम मिली इक्विवेलेंट, इसका भी 2 ग्राम मिलीग्राम इक्विवेलेंट ही लिया जाएगा। मिलीग्राम इक्विवेलेंट दोनों के 2 हैं, दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? 2। या ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? 2। मोल में अलग अलग है, 1 मोल है तो 2 मोल है। तो यहाँ इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट किया, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से। बात में ना?
तो अब आप कैसे कहेंगे कि NaOH हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बराबर मोल लेंगे और H2SO4 के साथ भी बराबर मोल लेना पड़ेगा, मोल अलग हो जाएगा। तो मोल सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो चूंकि मोल डिफरेंट भी हो सकता है इसलिए फार्मूला रिएक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे या न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज नहीं करेंगे, केवल डाइल्यूशन के लिए यूज करेंगे। और डाइल्यूशन में हम वही 3 क्वेश्चन जो कराए थे वही आपको तीनों होमवर्क में बोल दे रहे हैं, आंसर भी वही आएगा, डाटा भी वही है, एक एक्स्ट्रा बोलेंगे जो करा देंगे। लिखो टू सेमी मोलर 100 मिलीलीटर HCl 400 milliliter water is added. Find molarity of resulted solution. Find molarity of resulted solution. ध्यान दो बेटा, एडेड कहा गया ना, तो एमोन कितना सेमी मोलर है, V1 कितना है 100, V2 कितना हो जाएगा 100 + 400। जब एडेड कहा जाएगा तो दोनों जोड़ दिया जाएगा। अब तो M2 पता कर लेंगे ना, M2 पता कर लेना, जब कहा जाए एडेड तब जोड़ देंगे। आपके पास 100 रुपए था, 400 रुपए आपके जेब में और डाल दिया गया, तो मतलब 100 पहले से था, 400 जुड़ गया, अब कितना हो गया 500। यहां पर सेमी मोलर 100 मिलीलीटर HCl solution is diluted up to 1000 milliliter. Find molarity of resulted solution. Find molarity of resulted solution. यहां पर ध्यान देता है M1 कितना 1/2, V1 कितना 100, V2 कितना 1000। यहां पर फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर 100 और 1000 जोड़ा नहीं गया, अप टू यहां तक कर लिया गया। जैसे आपके जेब में 100 रुपए है, 1000 रुपए कर दिया गया तो कितना हुआ 1100 तो नहीं हुआ ना, अंतिम बताया गया कि 1000 तक पहुंचा दिया गया। तो जब कहा जाए अप टू देख लेना, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम बता दिया गया है। M2 पता कर लेना, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर should added in semi-molar 100 milliliter HCl solution so that its molarity become 0.2 m। जब कहा जाए एडेड तब डेल्टा V निकालेंगे, V1 कितना है 100, M1 कितना बेटा 1/2, M2 कितना 0.2। यहां पर V2 निकाल के फिर डेल्टा V निकालेंगे, V2 - V1, ये डेल्टा V आपका आंसर होगा, ये डेल्टा V आंसर होगा, पढ़ाया गया था। जब कहा जाए कितना मिलाएं तो पहले आप B2 निकालेंगे और फिर B2 से B1 को क्या करेंगे घटा देंगे, तब जो आएगा वो आंसर होगा। समझ ना भाई, कितना आपके जेब में 100 रुपए है, कितना मिलाए कि 400 हो जाए, 300 मिलाए ना, तो दोनों का अंतर बताना है। इसको रिमूव करें। अच्छा, अगर आप ये घटाना नहीं चाह रहे हैं, डायरेक्ट आंसर निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या ऊपर कर दें इसको, यहां पर ध्यान दो, अगर डायरेक्ट आप आंसर बोलना चाह रहे हैं, घटाना उठाना नहीं चाह रहे हैं, तो भी आपके पास फार्मूला है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा फार्मूला बेटा, डेल्टा V
इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M2 इंटू V1। इस फार्मूले से डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। इस फार्मूले से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, आपको घटाने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पूछा है, और वही क्वेश्चन फिर से डाटा सहित पूछ रहे हैं। देखिए, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर should added to 80% by vol 80% 200 milliliter 80% by mass H2C2O4 solution, H2SO4 solution, so that it become 20% by mass solution। तो ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं किया, बताया कि ऐसे सॉल्व कर लेना, लेकिन ध्यान दो, यहां पे आओ इधर। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते, M1 V1 M2 V2 से हम लोग पहले V2 निकालते, फिर V2 से V1 को घटा देते। क्वेश्चन ये दोनों सेम हैं, बस ये कि यहां मोलरिटी डायरेक्टली दिया गया है, यहां मोलरिटी भी निकालना पड़ेगा। ध्यान देना, यहां पर M1 की जगह पे क्या लिख रहा है, परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपान मॉलिक्यूलर मास। ये क्या हो गया, M1 हो गया, और इंटू क्या हो गया, V1। इसी तरह से परसेंट स्ट्रेंथ 10 इंटू डेंसिटी अपान मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया M2। यहां पर क्या हो गया बेटा, V2। बस अब यहां पर कितना परसेंट था पहले, 80%, यहां पर 10, डेंसिटी कितना थी 1.5, ये 98। यहां पर V1 कितना है 100, यहां पर दूसरा कितना है 20%, यहां पर 10, यहां पर डेंसिटी कितना बेटा 1.2, V2 नहीं मालूम है, यहां पर मॉलिक्यूलर मास 98 है। तो ये 98 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 20 चौका 80 होता है 4, ऊपर यहाँ 4 बचा और 1.5 बचा, तो 1.5 गुणे 4 6 हो गया, गुणे 100 600 बराबर कितना बेटा 1.2 V2। तो V2 बराबर हो जाएगा 600 बटे 1/2, 1.2 कितना आ जाएगा 500। तो डेल्टा V बराबर कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1, 500 माइनस 100 बराबर कितना भैया 400 मिलीलीटर। इतना मिलाना पड़ेगा। इतना मिलाना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये फार्मूला न्यूट्रलाइजेशन और केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं लगेगा। यहां पर ध्यान दो, आपने बोला कि ये फार्मूला न्यूट्रलाइजेशन और केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि न्यूट्रलाइजेशन और केमिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा तो जाएगा। बात सुने ना। अब अगर सेम क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन पे पूछ लिया जाए तो ये फार्मूला तो लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, आज ही शुरू ही वहीं से किया गया, इस मोलरिटी को किस में बदल दिया जाए, नॉर्मलिटी में।
किस में बदल दिया जाए? नॉर्मलिटी में। तो कैसे बदलेगा? इसको स्मॉल n से बैलेंसी फैक्टर से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। बैलेंसी फैक्टर से क्या करें बेटा? मल्टीप्लाई कर दें। अब ये फार्मूला न्यूट्रलाइजेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों के लिए लगेगा। न्यूट्रलाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। यहां पर n क्या है? बैलेंसी फैक्टर है। क्या भैया? बैलेंसी फैक्टर है। अच्छा, एक और चीज इधर ध्यान से देखो, हमने ये फार्मूला बताया ना, अगर हमसे क्वेश्चन पूछोगे या हमें करना होता है तो हम इसी फार्मूले का यूज भी करते हैं। लेकिन ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो सकता है आप कहीं और पढ़े हो या कोई बुक पढ़ रहे हो तो ये फार्मूला अगर आपको दिख गया हो तो आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ तो गलत पाया जा रहा है। ठीक है, इस फार्मूले का भी यूज आप कहां पे करेंगे? इन दोनों रिएक्शन के लिए करेंगे। अब समस्या ये आ रही कि यहाँ पर n1 से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया गया है, तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें दोनों सेम बात तो नहीं होती है ना। तो कहने के लिए ये n1 n2 है, लेकिन ये चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पर ये जो n है, चाहे 1 कहो या 2 कहो, ये बैलेंसी फैक्टर है, और यहां पर जो n है ये नंबर ऑफ मोल है। n क्या भैया? नंबर ऑफ मोल है। अब आपको क्लियर कर दें, जब आप इस फार्मूले का यूज करोगे तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और रिएक्शन लिखने आना भी चाहिए। अगर आप रिएक्शन नहीं लिख पा, बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख पा रहे हो तो इस फार्मूले का यूज कर ही नहीं पाओगे। बैलेंस रिएक्शन अगर आपको नहीं आ रहा है, जिस दो कंपाउंड के बारे में बात हुई है, तो आप इस फार्मूले का यूज नहीं कर पाओगे। तो इस फार्मूले का यूज करना है, आप बैलेंस रिएक्शन लिखना जानते रहो तो करो, नहीं यूज करना है, आपको बैलेंसी फैक्टर मालूम है तो इस फार्मूले का यूज करो। अब आपके ऊपर है कि आपको बैलेंसी फैक्टर याद है या आप रिएक्शन लिख लेते हो, और कुछ नहीं कर पाते तुम्हारा दोष नहीं है, हमने बता दिया दोनों। ठीक भैया, रिमूव करें। तो चलो एक दो क्वेश्चन से समझा जाए इसको, फार्मूले को। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ semi-molar H2SO4 solution is used for complete neutralization of decimolar 200 milliliter NaOH सॉल्यूशन। ध्यान दो, दोनों फार्मूले से हम लगाएंगे, दोनों फार्मूले से लगाएंगे, ध्यान देना बेटा। यहां पर M1 V1 N2 M2 V2। स्मॉल n क्या लिखे हैं? आप खड़े जाओ पीछे, खड़े जाओ पट से। स्मॉल n यहां पर क्या लिखे हैं? H2SO4 के लिए लिखना है। बोलो भैया जल्दी, देखो बेटा, H2SO4 के लिए लिखना, n क्या है? बैलेंसी फैक्टर। और एसिड के लिए H2SO4 क्या है? एसिड। एसिड के लिए बैलेंसी फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? कितने H निकलेंगे। तो कितने H निकल यहां पर दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? 2। बात खत्म, कट जाओ। तो स्मॉल n क्या लिखा था? 2। M1 1/2 दिया ही गया है। V1 कितना बेटा? पूछा गया है कितना मिलीलीटर लगेगा। NaOH स्मॉल n क्या आप ही आप बता दो। हाँ, स्मॉल n 2 क्या लिखें? NaOH के लिए। अरे NaOH भैया कितने OH दिख रहे हैं? बस एक बोल दो, जितने दिख रहे हैं उतने बोल दो। एक, इसीलिए एकदम सरल सरल आपको देते हैं जिससे आपको कठिन ना हो गिनने में। एक दिख रहा है, 2 3 नहीं दिखा है। M2 कितना भैया? 1/10। V2 कितना बेटा? 200। ये 2 0 कैंसिल हो गया, मतलब 1 0। यहाँ पर ये 2 2 कैंसिल हो गया। V1 कितना बेटा? 20 मिलीलीटर। आ गया ना? आपको ये फार्मूला मान लो अच्छा नहीं लगा, आपने कहा हम दूसरा फार्मूला लिखेंगे, लिखो।
तो यहाँ पर ये पहला मेथड था, ये सेकेंड मेथड है। तो यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं, ये ध्यान दो, H2SO4, यहाँ पर रिएक्शन लिख रहे हैं 2NaOH, क्या हो जाएगा Na2SO4 2H2O, यहाँ पर M1V1 अपान N1, M2V2 अपान N2। यहाँ पर कितने मोल दिख रहे हैं भैया? यहाँ पहले जो लिखा वो मोल है एक। M1 कितना है? 1/2, V1 पता नहीं, नीचे है 1। M2 कितना? 1/10, V2 कितना बेटा? 200। N2 कितना है? कितना मोल है? NaOH के पहले कौन से डिजिट दिख रहे हैं? 2। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 3 गुणा किया जाए तो 2 यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? और 1 यहाँ पहुंच जाएगा, वही देख लो, 1 यहाँ पहुंच जाएगा, 2 यहाँ पहुंच जाएगा। तो बात फिर वही आ गई, यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 20/2 कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पर V1/2, तो V1/2 बराबर 10। तो V1 इक्वल टू कितना? 2 × 10, तो V1 इक्वल टू 20 मिलीलीटर। कितना? 20 मिलीलीटर। V1 इक्वल टू 20 मिलीलीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सेमी मोलर KNO4 is used for complete oxidation for complete oxidation of 20 molar 200 milliliter H2C2O4 solution in acidic medium। इन एसिडिक मीडियम क्या किया जाए? कौन सा फार्मूला आप लगाना पसंद करें, पहले ये बता दें। नीचे वाला रिएक्शन ही नहीं लिख पाएंगे, तो बैलेंस फैक्टर याद रखना ज्यादा आसान है। तो क्या करें बेटा? N1 M1 V1 N2 M2 V2 क्या हो जाएगा? कितना? स्मॉल N1 कौन बताएगा? स्मॉल N1 तुम बताओ, कृति क्या नाम है? कृति। स्मॉल N1 क्या लिखें बेटा? KNO4 के लिए N1 क्या होगा? कितने लोग समझ रहे हैं? क्यों भैया? एसिडिक मीडियम है। क्यों एसिडिक मीडियम? लास्ट में बता दिया ना एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम बता दिया गया कि KNO4 एसिडिक मीडियम में लिया गया। इसका मतलब 5। बेसिक बोल दिया गया होता तो 1, न्यूट्रल बोल दिया होता तो 3, तो एसिडिक मीडियम कह दिया गया। इसका मतलब क्या लेना है? 5। M1 कितना बेटा? 1/2 V1 H2C2O4 एसिड है। कितने एच निकलने वाले हैं? 2, तो 2 M2 1/5, यहाँ पर कितना है? 200, ये 40 आ जाएगा, और 40 दूना 80। यहाँ पर 5V1/2, तो 5V1 इक्वल टू 2 × 80, तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 × 80 अपान 5, तो कितना आ जाएगा? ये 16 दूनी 32 आ जाएगा। आ गया भैया? तो चलो आज कहानी खत्म करते हैं, आगे मिलेंगे। तो अभी मोलरिटी थोड़ा सा बच गया है। अब क्या बच गया मोलरिटी में? वही मिक्सचर की मोलरिटी, जिसमें केवल एसिड है और एसिड बेस दोनों है। और थोड़ा सा बच रहा है मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। इस चैप्टर में इतना बच रहा है, तो नेक्स्ट एक लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाएगा। आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें यही चैप्टर फिर से पूछेंगे। अलग टेस्ट हो चुका है इसका, आगे पढ़ाया नहीं गया है।
तो यही चैप्टर फिर से आएगा। ठीक है, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक बेटा, ठीक भैया। भेज देंगे। चलो हम भेज देंगे।